हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जो पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, जो संविधान का भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेके हम लोगों ने 81 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम 82 से लेके 85 तक कंप्लीट करेंगे और जो सेकंड वीडियो होगा उसके अंदर 86 से लेके 90 तक कंप्लीट करेंगे। जब आप इनको देखोगे तो मैंने इसकी चर्चा पहले जो पिछले वीडियो थे उनमें कंप्लीट कर दी थी। जो समझ का आधार था मैंने बता दिया, लेकिन ये अब आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो है, ताकि आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे और कौन से आर्टिकल में कौन सी व्यवस्था है तो उसका भी आपको पता लग जाएगा। फिर बाद में जब क्वेश्चंस देंगे तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो पार्लियामेंट के जितना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में एक साथ में क्या करते हैं, जो इसकी क्वेश्चंस हैं वो दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि पूरा टॉपिक होगा, उसके बाद में जो कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर जो सर्विस है वो प्रोवाइड होती है। आप यहाँ पर अपनी एग्जाम के ओरिएंटेड और समय के अनुसार क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। अगर इन टेस्ट सीरीज को यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप मैसेज जीमेल आईडी में भी कर सकते हैं। ठीक, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और इसमें हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, भारतीय संसद। और पार्लियामेंट में हमने आर्टिकल जो 81 है वहां तक कंप्लीट कर लिया। आज आर्टिकल जो 82 है उसकी बात करेंगे। मैंने ये चीजें ऑलरेडी पहले आप लोगों को समझा दी हैं, पर पिछली क्लासों में जाकर देखोगे तो आपको वो चीजें जो, इसीलिए उसमें जो क्लासें थोड़ी बड़ी बन गई और उसमें टाइम लग गया क्योंकि मैंने जो चीजें समझाई थी इसलिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्योंकि अभी एक तरीके से आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखिए आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग 1971 की बात करते हैं, फिर बाद में 2001 की बात करते हैं 2001 की, उसके बाद में 2011 की बात करते हैं, लेकिन बाद में इससे पिछली, क्योंकि एक डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो क्या करता है कि जो क्षेत्रवार के आधार पर क्या करता है कि जो जनगणना का जो आधार है वो सीटों को अलोकेट वगैरह सारा सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, फिर पर सीट के ऊपर कितनी पब्लिक होनी चाहिए इसका आधार तय होता है। अगर वो पूरा कंप्लीट, अगर मान लो पॉपुलेशन दायरे में बढ़ी है तो फिर उन लोगों को भी इनमें जो काउंटिंग करके शामिल किया जाएगा और इसके बेसिस पे एक नया जो डेटा है वो जारी किया जाएगा। फिर बाद में सीटों को अलोकेट किया जाएगा, क्षेत्रों में बांटा जाएगा, डिवाइडेड किया जाएगा। सीटों को कहाँ बढ़ाना है, कहाँ कम करना, वो सारी चीजें होगी। ठीक है, तो इन आधारों पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जब 2026, अब इसके बाद में जो नया इलेक्शन होगा तो उससे पहले क्या होगा कि जो जनगणना का आधार है वो तय होने के बाद में ही वो चीजें इंक्लूड होगी। आर्टिकल 83 में क्या चीज है, संसद के सदनों की अवधि। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया कि जो लोकसभा है, जो निम्न सदन है, तो उसके लिए कार्यकाल है वो 5 साल का है और उसको समय से पहले भंग किया जा सकता है। उसके कई आधार थे जो पिछले वीडियो में आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, जैसे धन विधेयक का पास होना, का न होना। दूसरा आपको पता है मंत्रिपरिषद द्वारा अविश्वास मत। फिर इसके अलावा आप देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो बाद में राष्ट्रपति की सिफारिश से क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति को कहकर ये क्या किया जा सकता है, इसको समय से पहले भंग किया जा सकता है। और भी कई आधार हैं, तो ये मुख्य आधार है। ठीक है, तो इसका मतलब लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है और समय समय पर काफी बार जो भंग हुई है, अलग अलग टाइम दायरा है। लेकिन आप देखते हैं राज्यसभा है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 2-2 साल के पीरियड में उनका हस्तांतरण होता रहता है। और इसके अलावा आप देखते हैं तो जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। दूसरा, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, इनका 6 साल का, लेकिन जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। इसका 1/3 के हिसाब से जो पैरामीटर है वो चलता रहता है। ठीक है, इसका मतलब वो कभी भंग होने वाला सदन नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है। ठीक है, ये चीज। आर्टिकल 84 में क्या चीज है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। वही चीजें जो हमने पिछले वीडियो में बातें कर रखी है कि जो पहले लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, 25 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 ईयर, ठीक है, 30 वर्ष होने चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं तो
जैसे राज्यपाल है तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा का, लोकसभा का 25 है और राज्यसभा का 30। इसके अलावा वो भारत के नागरिक होने चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं हो। इसके अलावा मानसिक रूप से उनकी स्थिति वो अगर सही नहीं है तो वो घोषित हुआ होना चाहिए न्यायालय द्वारा, ठीक है। सरकारी सेवाओं में लाभ के पद पर नहीं। तो ऐसे कई पैरामीटर है जिनका आधार इनमें रखा गया। इनके अलावा और भी कई आधार हैं, जैसे दल बदल का आधार वगैरह कई सारी चीजें रखी गई है, तो हम लोग उसको देखते आगे। ये हो गया। और बाद में आर्टिकल 85, इसमें क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। विघटन का मतलब है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाना, मतलब वो जो सेशन है वो खत्म हो जाता है, मतलब पूरा ही, उसके बाद में नई सरकार ही आती है, ठीक है। और संसद के सत्र जैसा कि हमने बता दिया कि 3 सत्र हैं, बजट सत्र, इसके अलावा जो मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र सबसे बड़ा होता है, शीतकालीन सत्र सबसे छोटा, जो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, यहाँ चलता है। और मई, फिर जून का 1 महीने का गैप लगता है उसमें। जब लास्ट की बात करेंगे शीतकालीन वाले की तो वो नवंबर और दिसंबर, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। भाग 5, अब पढ़ते हैं हम लोग एक एक आर्टिकल को, ठीक है। 82 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर क्या लिखा है कि प्रत्येक जनगणना, अगर मान लो अब नई जनगणना होगी उसके बाद की बात है, लोकसभा में राज्यों को आवंटित सीटों का तथा प्रत्येक राज्य का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, मतलब एक राज्य है उसके अंदर जिले हैं और बाद में उनको निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। संसद द्वारा विधिवत, कानून द्वारा जो प्रक्रिया उसके द्वारा प्राधिकारी द्वारा और विधिवत रूप से पुनर्समायोजित किया जाएगा। डिलिमिटेशंस की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें शर्तें क्या होगी, देखो कौन सी शर्त होगी जिसके आधार पर कि इस प्रकार का पुनर्व्यवस्था तत्कालीन लोकसभा के भंग होने तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि ऐसा पुनर्व्यवस्थापन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट, मतलब दी हुई तय की हुई तिथि से प्रभावी होगा, और जब तक ऐसा पुनर्व्यवस्था प्रभावित नहीं हो सकता, जब तक नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, सदन के लिए कोई भी चुनाव ऐसी पुनर्व्यवस्थापन से पहले विद्यमान क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर आयोजित किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा 2026 के बाद ली गई पहली जनगणना से संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं हो सकते। ये होना था, लेकिन पहले आप देखते हैं कि जो कोरोना काल है उसकी वजह से, और उसके बाद में टाइम बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो उसके आधार पर जो नए डेटा आएंगे उसके आधार पर आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी। पहली जनगणना से संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक समायोजन करना आवश्यक नहीं होगा। पहला आधार क्या है, 1971 की जनगणना के आधार पर पुनर्निर्धारण किए गए लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन, ठीक है। और दूसरा, प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, जैसा कि आर्टिकल इस अनुच्छेद के अंतर्गत 2001 की जनगणना के आधार पर पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। नए संसद भवन में लोकसभा की क्षमता बढ़ाकर अब कितनी हो रखी है, जो नई सीटें हैं वो 888 है किसकी, लोकसभा की। राज्यसभा की कितनी है क्षमता बढ़ाकर, जो पहले 250 थी, 250 से बढ़कर कितनी कर दी, 384 सीट, ठीक है। 245 मेंबर है, 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। लोकसभा के अंदर जो है कुल पहले स्टार्ट में 552 थी, फिर 550 हुई, 550 के बाद में 545, 2 एंग्लो इंडियन को उठा दिया, 543 बच गई। अब जो सीटें हैं जो वो है 888, ठीक है। राज्यसभा की सीटें बढ़ाकर 884 सीटें कर दी गई, इस बात का ध्यान रखना। जिसे संयुक्त सत्र में कुल अगर ज्वाइंट सेशन हो तो उसके अंदर 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा। यह वृद्धि सदस्यों की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती संख्या और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है, जबकि संविधान में अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा के लिए 552 और राज्यसभा के लिए 250 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परिसीमन आयोग है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार कि परिसीमन का क्या काम है। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है कि किसी देश या प्रांत में, मतलब राज्य में, विधायी निकाय वाले
क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया परिसीमन का काम उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग, सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। भारत में ऐसे परिवहन आयोगों का गठन जो है वो 4 बार किया गया है। 1952 में जो परिसीमन आयोग अधिनियम बना था, किसके तहत? 1952 के अधीन, ठीक है। 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के अधीन, और 1973 के परिसीमन अधिनियम 1972, ठीक है, और 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के अधीन। इसका मतलब 4 बार हुआ है। परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारी निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इसमें किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान रखना इस बात का। इस संबंध में आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से लागू होंगे। इसके आदेशों की प्रतिक्रिया संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदन के समक्ष रखी जाती है, लेकिन इसमें उनके द्वारा कोई भी संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। हर 10 लाख की आबादी पर लोकसभा का एक सांसद हो तो देश में 1375 सीटें होनी चाहिए इस हिसाब से, लेकिन कितनी सीटें हम देखते हैं, ठीक है। अब कुछ डेटा है तो आप देख सकते हैं, मतलब कौन से स्टेट में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये बात ध्यान रखना। और अगर 10 लाख की आबादी पर हो तो कितनी होनी चाहिए, हमको अभी उसको नहीं देखना है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें सबसे ज्यादा, फिर लोकसभा में, ठीक है। बिहार में 40 सीटें, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, मध्य प्रदेश में 39, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, आंध्र प्रदेश में 25, ओडिशा में 21, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, केरल में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, त्रिपुरा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, गोवा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, नागालैंड के अंदर 1, चंडीगढ़ 1, लक्षद्वीप 1, दमनदीप 1, दादरा और नगर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1, पुडुचेरी 1, मिजोरम 1, सिक्किम 1 और लद्दाख 1। इस हिसाब से 543 सीटें होती है और 10 लाख के ऊपर एक रैंक सीट का आवंटन किया जाएगा, तो इस हिसाब से 1375 सीट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 543 सीटें हैं एट प्रेजेंट अभी जो अभी हैं, तो इस बात का ध्यान रखें भाई, ठीक है। वो कभी सीक्वेंस से पूछ सकते हैं कि सबसे कम किसका है, सबसे कम ज्यादा किसका है, और इसके अलावा बीच में भी आगे पीछे करके क्रम के हिसाब से क्वेश्चन दे सकता हो, ठीक है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों की बात कर लेते हैं, ठीक है। लोकसभा की होगी, राज्यसभा की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, आंध्र प्रदेश में 11 है। जो पहले कितना था? 18 लोग तेलंगाना के अलग होने के बाद में, जब तेलंगाना बना उसके बाद, ठीक है। ओडिशा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, असम में 7, पंजाब में 7, तेलंगाना में 7, फिर है झारखंड में 6, हरियाणा में 5, छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, अरुणाचल प्रदेश में 1, गोवा में 1, मणिपुर में 1, मेघालय में 1 और मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1 और त्रिपुरा में 1। इस हिसाब से आपका ये कंप्लीट हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में कितने क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, इसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 4 है, पुडुचेरी में 1 है, ठीक है। इसका मतलब तीनों के लोग वहां पर भाग दे सकते हैं, मतलब तीनों के विधायक वहां पर राज्यसभा के सभापति हैं या फिर जो इनके राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनको क्या कर सकते हैं, जो इनके इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, सदस्यों की बात है। भारत में सबसे ज्यादा 25 लाख की आबादी पर एक सांसद दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखते हैं भारत में कितना है, 25.25। ये भारत में है कि अलग अलग कंट्री का है, देख लीजिए आप एक बार, आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं कि किस देश में, जब आपको आंकड़े कभी बताना हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा है भारत में, फिर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील और फिलीपींस। इतने कंट्री होगा तो क्रम कभी पूछ के ले लेता है नहीं पूछे, लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंग इसको एक बार ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि, वही चीजें जो हमने पढ़ रखी है पहले से बता दी मैंने आपको, ठीक है। पढ़ लेते हैं कि इसके सब क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य परिषद विघटन के अधीन
नहीं होगी, ठीक है, मतलब राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। परंतु संसद द्वारा विधि द्वारा इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर उसके लगभग 1/3 सदस्य यथाशीघ्र निवृत्त सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है कि लोकसभा जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, तथा दी हुई 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के समान प्रभावी होगी, ठीक है। इसमें कुछ शर्तें हैं कि आपातकाल की घोषणा लागू होने के दौरान दी हुई अवधि को संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष की अवधि तक इसके लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता मतलब 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। और किसी भी स्थिति में घोषणा के समाप्त होने, जब आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की बात होगी तो उसके 6 महीने की अवधि से आगे नहीं इसको बढ़ाया जा सकता, ठीक है। 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, ठीक है। संसद में किसी सीट के लिए चुनाव के योग्य व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी जो योग्यता है वो तो मैंने आपको बता दी, और किन किन को क्या क्या आधार दिया गया वो देखो कि भारत का नागरिक हो, चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेता हो और उस पर हस्ताक्षर करता हो। राज्य परिषद में सीट के मामले में उस आयु की 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष बता दिया, लोकसभा में ये 25 वर्ष है, ठीक है। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके द्वारा संबंधित निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। अगर पार्लियामेंट ने इनकी सदस्यों की योग्यता के लिए अगर कुछ और प्रावधान किया है तो वो भी आपको इंक्लूड करने होंगे, ठीक है, वो स्वीकार करने होंगे, एक्सेप्ट करने होंगे। 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान पर बुलाएगा वह उचित समझे, परंतु एक सत्र में उसकी अधिकतम अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब 2 अगर सत्र होंगे तो वैसे तो 3 सत्र हैं, लेकिन अगर मानते हैं कि अगर बाय चांस कोई भी कारण हो, उस कारण की वजह से अगर सेशन नहीं लिया जा रहा है, सत्र नहीं हो रहा है, तो 2 सत्र तो होंगे, दोनों के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति समय समय पर क्या करेंगे, सदन में किसी भी सदन का सत्र स्थगित करना। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 85 के साथ क्या सत्र बुलाना, इसका मतलब क्या है देखो, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा को एक निश्चित समय और स्थान पर बैठक के लिए बुला सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। 6 महीने का अंतराल एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच, ध्यान रखना इस बात का। महीने से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 सत्र होना जरूरी है। सत्रावसान का मतलब क्या है, सत्रावसान राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सत्र समाप्त कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सत्र समाप्त कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं। विघटन राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, ठीक है। संक्षेप में आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को संसद के कामकाज को विनियमित करने और सुनिश्चित करने की शक्ति देता है और विधायिका नियमित रूप से इसे मिलती रहे, कार्य करे, जैसे सरकार पर नियंत्रण बना रहे और लोकतंत्र मजबूत हो। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल 85 है वहां तक कंप्लीट करेंगे, और जो दूसरा वीडियो आएगा वो आर्टिकल 86 से लेके आर्टिकल 85, आर्टिकल 86, 87, 88, 89 और 90 यहाँ तक हम लोग उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी अगर इसमें कोई किंतु परंतु आपको लगे तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे, ठीक है। और अब जो वीडियो आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे, मैं बड़े वीडियो नहीं लूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग टाइम से देख सके उसको। अगर वीडियो बड़ा है फिर आप देखते नहीं है तो फिर कोई उसका औचित्य नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो है ना वो छोटे छोटे लेकर आऊंगा, पर काफी लंबे हो जाए, फिर काफी ज्यादा वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, थैंक यू।